जय शंकर महाराज आप सभी को। जैसा कि हम लाइव आते हैं तो आपको पता ही होता है हमारे लाइव आने का मेन मोटिव क्या है। हमारे लाइव आने का मेन मोटिव है परिवारों को बचाना और परिवारों को बचाना। जो एक तरफा घटिया कानून है के खिलाफ हम लोग निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मैं यही चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि इस घटिया कानून का अंत हो सके, जो लोग चाहते हैं कि आज जिस तरह से एक तरफा कह लीजिए बाजारू औरतोंवादी कानून है, जिसकी वजह से कहा जाए कभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कभी महिला को बेचारी बनाकर, कभी कुछ करके इन लोगों को बचाया जाता है। जबकि कई बार ये देखा गया है कि इनके द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशंस बेबुनियाद झूठे भी होते हैं। और जब भी हम लोग इनके खिलाफ नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसी टेस्टों की मांग करते हैं तो कुछ वकील और खासकर पीड़ित पुरुषों की लड़ाई लड़ने वाले जो पुरुष होते हैं, जो एनजीओज हैं, जो वकील हैं, वही हमारे नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पोलियोग्राफी का विरोध करते हैं। बड़ा दुखद कहिए या सुखद कह लीजिए कि ये खुशी की बात कहिए या गम की बात कहिए, ये तो आप लोग खुद ही देखिए। क्योंकि जो लोग अपने आप को ये बताते हैं, जो अपने आप को पीड़ित पुरुषों का हितैषी बताते हैं, वही सही मार्ग नहीं दिखाते कि भाई आज अगर हमारे समाज में एक तरफा घटिया कानून है जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान सड़ गया है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। परंतु उसको जब बदलने की बात आती है, जब उसको में कुछ चेंजेस लाने की बात आती है, तो हम जिस तरह से बोलते हैं हर कोई नहीं बोल पाता। हमारा हमेशा एक मकसद है कि हम लाइव आएँ और उस लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। हम लाइव आएँ और लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। परंतु होता क्या है, हम कोशिश तो कर रहे हैं परंतु लोग जागरूक होने का नाटक कर रहे हैं। कितना भी कहा जाए कि भाई जागरूकता कैसे आएगी, आपके बोलने से। जागरूकता कैसे आएगी, आपके आवाज़ उठाने से। जागरूकता कैसे आएगी, जब आप निरंतर अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाएंगे। एक तरफा कानून जो घटिया कानून है, एक तरफा जो घटिया संविधान है, उससे सिर्फ ये कह लो कि 1000, 2000, 10,000 लोग प्रताड़ित हैं, नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग प्रताड़ित हैं, परंतु जुबान नहीं खोलते, अपना दर्द बयान नहीं करते। और जब कहीं बयान करने, जहां कहते हैं ना कि आदमी को जहां अपने दर्दों को बयान करना चाहिए वहां अपने दर्दों को बयान नहीं करते। ये अपने दर्दों को वहां बयान करते हैं जहां बयान करना ही नहीं चाहिए। आज आप लोगों ने देखा होगा वकीलों के ऊपर भी रेप, पोस्को, 498A, DV, 125 जैसे केसेस चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, पुलिस वालों पे चल रहे हैं, SP, DSP, DIGO पे चल रहे हैं, इवन हाउ यहाँ तक कि मिनिस्टर पे भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक केस आया था, खेल मंत्री जो थे, खेल मंत्री के ऊपर जो है महिला जो प्लेयर्स थी, महिला खिलाड़ियों ने जो है उन पर आरोप लगाया था कि वो जो है उनके साथ, जो खेल मंत्री हैं, जो मंत्री साहब हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। अगर वहीं पर मंत्री साहब ने अनशन पर बैठकर ये कहा होता कि इन महिलाओं का नार्को टेस्ट कराओ, अपने आप पता लग जाएगा, तो बहुत कुछ सामने आ जाता। परंतु कैसे कहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा रहा होगा। हम कहते हैं अगर लोचा नहीं था तो उसी समय उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके नार्को टेस्ट की मांग करना अनिवार्य हो गया था। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लंबा ये केस चला। उसके बाद क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल्स के केसेस कई बार जो है मिनिस्टर्स के और इन लोगों के दबा दिए जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये समाज में गंदगी को हम बचा सकें, मिटा सकें, कहते हैं ना कि गंदगी को मिटाने का हमारे पास सिर्फ एकमात्र विकल्प हमारे पास बचता है कि हम लाइव आएँ और लोगों को जागरूक करें। हम लाइव आएँ और लोगों को ये बताएं कि आज जो एक तरफा घटिया कानून है इस पर कैसे
जो है अंकुश लगाया जाए। ये घटिया कानून कैसे हमारे समाज को गंदा कर रहा है और हम किस तरह से इसको जो है जड़ से मिटाकर कुछ ऐसा करें जिससे कि आज जो हमारे समाज में गंदगी फैल रही है उस गंदगी का अंत करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हम उस का अंत करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प है, आइए इस लाइव से लोगों को जागरूक करें और जो एक तरफा घटिया कानून है उसको मिटाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो हम यहाँ पर करना चाहेंगे। जो लोग हमारे साथ हैं वो इस लाइव से जुड़ें और जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहें और इंतज़ार करें उस दिन का, उस समय का जब इस समाज में गंदगी और ज़्यादा फैल चुकी होगी और बड़े लेवल पर इस तरह के झूठे केसेस घर घर में होने लगेंगे। आज भी ऐसा नहीं है कि घर घर में नहीं है ये केस, आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर घर तक ये केसेस फैल चुके हैं। बदबू आ चुकी है हमारे समाज में, एक कह लीजिए गंदगी का, और फिर भी हम सिर्फ एक मुख्य दर्शक बने हुए हैं, देख रहे हैं और इस गलत के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये जो होता है, जो आज गंदगी हमारे समाज में फैल रही है, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और एकमात्र विकल्प बचता है कि हमें इस लाइव के माध्यम से, निरंतर लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। परंतु क्या होता है, जब जागरूकता फैलाने की बात आती है, जब अपनी बातों को कहने की बात आती है, जब सरकार, प्रशासन, कानून तक अपनी बात पहुंचाने की बात आती है तो हम सिर्फ मुख्य दर्शक बने बैठे रहते हैं। आज जो हमारे समाज में हो रहा है, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि ये ख़त्म हो तो इसके लिए सबको हमारी तरह ही बोलना पड़ेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब 2018 सितंबर में IPC 497 हटाया गया था, तब से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि ये नाजायज़ संबंधों को जो है अपराध की श्रेणी में लाने वाली धारा हटा दी गई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक वैवाहिक जीवन जो है सिर्फ दिखावे का रह गया था। ठीक है, शादी कर ली, मजे उसके साथ मार रहे हैं, भाग गए, ये किया वो किया, दुनिया भर के कांड हुए और उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये इस कदर बढ़ गया कि समाज में गंदगी का विस्तार होता चला गया, इतनी भयानक तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम लोग जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जागरूक होते हैं और कुछ लोग जो है देख जान कर भी अनजाने बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छी बात है, आपके घर में नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, परंतु इंतजार करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो ऐसा होगा कि जब ये नंबर आपके घर का भी होगा। एक जब समाज में गंदगी फैलती है तो आज नहीं तो कल वो आपके घर तक भी पहुंचती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो गंदगियां हमारे समाज में फैल रही हैं उनको हम इस लाइव के माध्यम से एक ऐसे सख्त कानून का निर्माण करके, जो हमारे भारत का संविधान है, जो बिल्कुल ही कह लीजिए आज ख़त्म हो चुका है, उसको अगर हम वाकई में चाहते हैं कि उस संविधान से कुछ हम परिवर्तन लाएं इस समाज में, तो संविधान में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है इस समय के हिसाब से। अगर हम संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं तो ज़रूर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु अगर हम संविधान में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं तो जो आज हमारे समाज में, हमारे जो है इस तरह की गतिविधियां, हमारे समाज में जो गंदगियां फैल रही हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और गलत का विरोध करते हुए इस अभियान को इतना आगे बढ़ाएं कि जो शादी के बाद नाजायज़ संबंधों को जिस तरह से जघन्य अपराध के रूप में हमारे जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लागू किया, उसी तरह से, उसी प्रकार से जो है 498A, DV 125, 376 एंड पोस्को जो केसेस हैं, इन केसेस पर भी हम लगाम लगा सकें अगर हम चाहते हैं तो। परंतु क्या होता है कि जब तक हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यही होगा जो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये घटिया कानून पर अंकुश लगे, हम चाहते हैं कि जो एक तरफा घटिया कानून है इस पर लगाम लगाई जा सके, तो आप लोगों के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि आप लोग लाइव आएँ और लोगों को जागरूक करें। जब हम कहते हैं कि आइए
यहाँ पर इकट्ठे हो जाइए, आइए अपनी बातों को बोलिए। जिस तरह से हम यहाँ पर लाइव आ रहे हैं, आपको पता ही है कितने ऐसे अपने आप को बताने वाले कि हम पीड़ित पुरुषों की मदद करते हैं। मदद क्या करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जंतर मंतर बुलाते हैं, फिर उनको कहते हैं कुछ डोनेशन दीजिए, हम IPL खेलेंगे। जैसे कि होता है ना भाई, लोग PIL खेलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में PIL होती है और क्रिकेट में IPL होता है। इसी तरह से ये पीड़ित पुरुषों को PIL खिलाते हैं। PIL खिलाते हैं कि भैया आप PIL खेलिए, PIL में पैसे लगाइए और उसके बाद वो कोर्ट तक पहुंचने से पहले आप हार जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, दिक्कत। जबकि हम लोग एक गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि आप जीतेंगे, परंतु तभी जीत सकते हैं जब 1 लाख पीड़ित पुरुष, 1 लाख पीड़ित परिवार हमारे साथ खड़ा होकर हमारे तरीके से बोलना शुरू करेगा। जब 1 लाख परिवार हमारी तरीके से बात करना शुरू करेगा। आपको हम बता दें, आज से पहले आप 2024 से पहले चले जाइए। 2024 से पहले तो फेसबुक का ऐसा कोई भी मेंशन नहीं था कि जी आप 30 दिन के बाद आपका लाइव वीडियो डिलीट हो जाएगा। फेसबुक का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं थी कि 30 दिन के बाद आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। मैं इस वीडियोस को 2018 से बना रहा हूँ, ठीक है। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। यानी 6 सालों का वीडियो आज भी आप लोगों के पास होगा, परंतु 2024 के बाद ये शुरू कर दिया गया कि क्या करना है कि आप जो वीडियोस आपके हैं इस समय, आप उन वीडियोस को 1 महीने तक ही हो सकता है। जो ये वीडियो चल रहा है आप इसको फेसबुक पर 1 महीने तक ही देख सकते हैं, इसके बाद आप नहीं देख सकते। फिर भी चलिए हमने कोशिश करी है कि ये 1 महीने बाद आपको यूट्यूब पर देखने को मिले। यही वीडियो ठीक आज से 1 महीने बाद जब यहाँ पे डिलीट होगा तो फिर ये आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। नाम वही समान अधिकार आयोग। तो हम ये जो चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हम चाहते हैं कि हर एक इंसान इस बात को समझे कि आज जो एक तरफा घटिया कानून है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। आप लगाना चाहते हैं तो लगेगा, और अगर आप मुख दर्शक बने हुए हैं, आप सिर्फ सरकार को, प्रशासन को, कानून को दोष दे रहे हैं और खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ अगर आप चाहते हैं परिवर्तन आए तो आइए, आवाज़ उठाइए। जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर लाइव आए, उसी तरह से आपको लाइव आना पड़ेगा। दिखावा करने से काम नहीं चलेगा भाई। जो लोग दिखावा कर रहे हैं, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, प्रशासन, कानून कुछ करेगा, भाई अगर सरकार, प्रशासन, कानून को कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। सरकार, प्रशासन, कानून को अगर कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी थी, परंतु सरकार, प्रशासन, कानून को तो कुछ करना ही नहीं है। हम जिस तरह से निरंतर लाइव आ रहे हैं, अगर यही निरंतर लाइव आप भी आएंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा। परंतु अगर आप मुख दर्शक बने हुए हैं और आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि भाई कानून बदले, तो कैसे बदलेगा भाई? मुख दर्शक बनने से तो कानून नहीं बदलेगा। कानून बदलवाने के लिए आपको खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना पड़ेगा जहां पर आज हम कहते हैं कि एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प है? एक विकल्प है कि निरंतर लाइव आएं और लोगों को जागरूक करें। परंतु जब लोग, तभी तो जागरूक होंगे जब हम बोलेंगे। लोग तभी जागरूक होंगे जब हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। परंतु अगर हम मुख दर्शक ही बने बैठे रहेंगे तो कैसे बदल पाएंगे इस देश के कानून को? आज हमारे भारत के संविधान में इस कदर कह लीजिए कि घुसपैठ, गंदगी फैलाई जा रही है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब बिगाड़ने का मौका है हमारे पास, जब हमें अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाने का मौका है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? मुख दर्शक बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं किसका? एक तरफा घटिया कानून को मिटाने के लिए। परंतु एक तरफा घटिया कानून तो तभी मिटेगा ना भाई जब आप बोलेंगे, जब आप आवाज़ उठाएंगे, तब जाकर ये
एक तरफा घटिया कानून का अंत होगा। परंतु आज जिस तरह से हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, बच्चों का भविष्य निरंतर बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं कि जब हमें एक मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पर कि हम घटिया संविधान के खिलाफ अपनी बातों को इतना बुलंद करें कि आने वाले समय में स्त्री पुरुष के वैवाहिक जीवन को हम सुखी बना सकें, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मुख्य दर्शक बने हुए इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि कभी तो राम अयोध्या आएंगे। राम अयोध्या तभी आएंगे जब हम उनको लेने जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो ये नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हुए। अगर चाहते हो कि आज जिस तरह से हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है और हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कब बनेगा? जब आप बोलेंगे। वो कब बचेगा? जब आप आवाज़ उठाएंगे। वो कब होगा? जब आप निरंतर अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तरफा घटिया कानून का अंत तभी हो सकता है जब आपकी जुबान में दम होगा, जब आप बोलना सीख जाएंगे, जब एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख लेंगे, तब जाकर परिवर्तन आएगा। परंतु अगर आप मूक दर्शक बने हुए हैं, आप सरकार पर, प्रशासन पर, निरंतर कानून पर दोष आरोपण जिसे कहा जाता है, आप दोष आरोपण कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप में और सरकार में, प्रशासन में, कानून में फ़र्क क्या रह गया? आज जिस तरह से हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, बच्चों का भविष्य निरंतर बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। हम कभी गलत का विरोध नहीं करते। सिर्फ अगर हम यही आज स्थिति जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, अगर हमने इसका खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया, तो आने वाली जनरेशन भी इसको भुगतेगी जिस तरह से आज की जनरेशन भुगत रही है। पहले के लोगों ने भी इन सब चीज़ों पर जो है सीरियस गंभीरता से बिल्कुल भी विचार नहीं किया। अगर उन्होंने आज की जो आज से पहले की जनरेशन है, उन्होंने इस नाजायज़ संबंधों पर, इन जो मुद्दे हैं, झूठे रेप के, पोस्को के केसेस हैं, इन मुद्दों पर अगर गहनता से पहले से ही सोच विचार किया होता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती जो स्थिति आज है। आज इतनी दयनीय हालत है कि जो पुरुष है ना तो बिना शादी के रह सकता है और ना शादी करके। क्यों? क्योंकि शादी करके मैरिटल रेप में फंस जाएगा और शादी नहीं करेगा, लिव इन में रहेगा तो रेप उसको में फंस जाएगा। ये जो बड़ा एक दुविधाजनक जो परिस्थितियां आज हमारे समाज में उत्पन्न हुई हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि जब हमें बोलने का एक मौका मिला है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हम सिर्फ देख रहे हो। हमें जहाँ पर आज एक ऐसा कह लीजिए मौका है कि अगर हम चाहें कि परिवर्तन लाया जाए, तो परिवर्तन जरूर आ सकता है, परंतु उस परिवर्तन को लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम आज बोल रहे हैं, इसी तरह से आपको भी बोलना पड़ेगा, तब जा करके ये परिवर्तन आएगा। परंतु अगर आप मुख्य दर्शक ही बने हैं, आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, राम अयोध्या आएंगे, नहीं हो सकता। राम अयोध्या तभी आएंगे जब उनको लाने जाने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि होटल और खेतों में पकड़े जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जानी चाहिए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे संविधान में ये स्थितियां हैं कि जो महिलाएं तलाक कह लीजिए तलाक ले रही हैं, उनके नाम भी छुपाए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ भी छुपाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको मौका दिया जाता है कि दोबारा उनका घर बसे। और आपको मैं बता दूं कि आज इस तरह से प्रोफेशन जो एक कह लीजिए लॉ प्रोफेशन है, इस लॉ प्रोफेशन में 95% महिलाएं ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। और ये तो जग जाहिर है कि महिलाएं झूठ बोलने में कितना माहिर होती हैं, ये तो बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए शायद आज के ज़माने में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट जो है नहीं कराए जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो ये समाज में गंदगियाँ फैल रही है, इस पर कुछ अंकुश लगे, तो उस पर अंकुश लगाने का आपके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है कि आप लाइव आएँ, लोगों को जागरूक करें। और इस कह लीजिए कि जिस तरह से कहा जाता है
कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट बननी चाहिए। जो महिला अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करना चाहती है उसको लाइसेंस मिले, तब जाकर के ये बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू होगा। जो महिला अगर जब केस, मैं ये नहीं कहता, मैं कभी भी किसी भी सरकार से, प्रशासन से मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप 498A हटा दो, आप DV हटा दो, आप 125 हटा दो, आप 376 हटा दो, आप रेप पोस्को केसेस को, ये धाराएं हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं ये बिल्कुल भी मैं इसका विरोध करता हूँ कि जो लोग हटाने के लिए कहते हैं, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल भी ये चीज़ें हटनी नहीं चाहिए। बस सिर्फ इसमें एक प्रावधान होना चाहिए, वो है नार्को टेस्ट का। महिला आए, उसका थाने में, चौकी में उसका स्वागत किया जाए, उसकी बातों को अच्छे से गहनता से सुना जाए, सीरियसली सुना जाए, उस पर बिल्कुल कह लीजिए गंभीरता से एक्शन लेना है। परंतु उस एक्शन लेने में सबसे बड़ा एक्शन लेना है कि अच्छा मैडम सत्य बोल रही हैं, इसके लिए उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन को इन्वॉल्व किया है तो उसका भी नार्को टेस्ट कराया जाए, माँ को इन्वॉल्व किया है तो उसका भी नार्को टेस्ट कराया जाए। यानी कंप्लीट नार्को टेस्ट होना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो ये समाज में गंदगी फैल रही है। अगर हम इस नार्को टेस्ट को हम कंपलसरी करा पाते हैं, मेरा बहुत सीधा एक फंडा है कि अगर हम IPC, हम जो है ये स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल्स के जितने भी केसेस हैं, इनमें हम नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट को अगर हम प्राथमिकता दिला पाते हैं, अनिवार्यता दिला पाते हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन में ला सकते हैं। आप लोग इस बात को समझ सकते होंगे कि ये जो डिमांड है क्यों है। अगर हर एक इंसान इस चीज़ को लेकर के बात करेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है, और इसको समझने की बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है। परंतु इसको हर इंसान समझता नहीं है, और जब आप नहीं समझेंगे तो ठीक है, फिर इंतज़ार करिए आप अपने किसी को इस चक्कर में फंसा हुआ देखने का। आज जिस तरह से हो रहा है, ठीक है, कि एक कह लीजिए कि किस तरह से एक औरत एक नहीं कितने पुरुषों का इस्तेमाल करती है, कितने पुरुषों, आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो समाज में गंदगी फैल रही है इस पर अंकुश लगाई जा सके, तो वही है कि हमारी डिमांडें आप लोगों तक हमेशा पहुंची हैं, और हमेशा हम यही कहेंगे कि हमारी डिमांडें कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती हैं डिमांड, क्योंकि एक डिमांड पूरी होती है तो हम दूसरी डिमांड को परिवर्तित करते हैं। हम यही चाहेंगे कि अगर हर एक इंसान समाज में जो गंदगी फैल रही है उस पर अंकुश लगाए, तो सभी लोग लाइव आएँ, होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट होनी चाहिए, जो महिला अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करना चाहती है उसको लाइसेंस दिया जाए, नार्को टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद हमने जैसे सुनने में आया है कि भाई कुछ लोग कहते हैं PIL के पैसे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो PIL के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट PIL दाखिल होनी चाहिए। और जो भी सुनवाई है पूरे हिंदुस्तान की जो महिला थाना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं। और नार्को टेस्ट में कहा जाता है पैसा लगता है, तो वो सरकार दे, क्योंकि इंसाफ का ढोल तो वही पीट रही है ना। अगर इंसाफ नहीं दिला सकती है तो ये ढोल पीटना बंद कर दे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जयशंकर महाराज, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज्योति साधना मैडम ने हमारी ही बातों को दोबारा से कॉपी करके डाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करूँगा। और यही कहूँगा कि भाई आप भी समय, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप भी एक समय निकालें, अपने टाइमलाइन से वीडियोस बनाएं और आगे आकर के लोगों को जागरूक करें। जय शंकर महाराज।